देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है, बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद है जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे। और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। अब वो फैसला जो है वो जल्दी ही होगा, क्योंकि उसको लेकर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से डिप्टी सीएम जो है वो हो सकता है, और दोनों के मंत्रालय वगैरह जो है वो कितने होंगे ये भी डिसाइड हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे को चुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्लान का हिस्सा हो सकता है, ताकि चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है, और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है। और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर। आगे लाहिड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाहिड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। इट्स नॉट माय डिमांड, एवरीवन डिमांड। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे ये खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में
धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है, बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे, और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल, ईरान युद्ध में ट्रंप की ऐसी छीछालेदर हो रही है कि ट्रंप उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। सुपर पावर लोग बोलते हैं अमेरिका को बॉस, और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ताकत से इस सो कॉल्ड सुपर पावर को ऐसा पानी पिलाया हुआ है कि ट्रंप को अब जेलेंस्की से मदद मांगनी पड़ रही कि बॉस ईरान के ड्रोन से बचा लो। जिस जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया था बुला के, यूक्रेन वाले जेलेंस्की को, अब वही ईरान से युद्ध में ट्रंप की इज्जत बचाने उतरेंगे। सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी है ईरान ने। ईरान से युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है, और इसलिए अब ट्रंप इस युद्ध से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। आप देखिए वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। भाई ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, तुमको माफी मिल जाएगी। ईरान कह रहा है कि अरे अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो असली हथियार आना बाकी है, तुम क्या माफी दोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ईरान कह रहा है कि युद्ध लड़ेंगे, बातचीत क्यों करेंगे, झूठे बोलते हो क्या जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया लीडर वो चुनेंगे। ईरान कह रहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर चुनिए नहीं पा रहे हो, तुम हमारे देश का नेता क्या चुनोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सेना उतारने का कोई प्लान ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि उतारो सेना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ ना, बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी ईरान ने बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा, और जो ट्रंप कह रहे हैं, जो हवाबाजी कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उसमें उन्हीं की बेइज्जती हो रही है। ट्रंप कभी बातचीत का दावा कर रहे हैं, कभी सरेंडर का ऑफर देकर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस युद्ध से उनका पीछा छूट जाए। कभी कहते हैं सब खत्म कर दिया, इनका एयरफोर्स खत्म, नेवी खत्म, ये खत्म, वो खत्म। तो जब सब खत्म है तो सरेंडर क्या करा रहे हो, फिर सीधा जाओ पकड़ लो। देखिए, किसी तरह बिना बेइज्जत हुए इस युद्ध से एग्जिट का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं ट्रंप, लेकिन जितना ऐसा कर रहे हैं और बेइज्जत हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का प्लान ए, प्लान बी सब फेल हो चुका है। ट्रंप की हालत इसलिए डावाडोल है क्योंकि हर मोर्चे पर वो घिर गए। इधर ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, उधर अमेरिका में बेइज्जती पे बेइज्जती। वहीं जिन खाड़ी देशों को अमेरिका सालों से सिक्योरिटी का भरोसा देता आ रहा था, अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसा लपेटा कि अब किसी को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पे भरोसा नहीं होगा। इधर ट्रंप युद्ध से एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, उधर ईरान ने नई नई मिसाइलें, नए नए बम निकाल लिए हैं बॉस। ईरान कह रहा है कि अभी तो असली हथियार आने बचे हुए हैं। ईरान से युद्ध में क्या हो रहा है, ईरान ने अमेरिका के किस बेस पर हमला कर दिया, कौन सी नई मिसाइलें निकाली, अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज कैसे डुबो दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.